हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बच्चों आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा जो भी बच्चे हमारे डीएनएस प्लेटफॉर्म से तैयारी किए थे और उनका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। आई होप कि अच्छा गया होगा। तो आपका एग्जामिनेशन कैसा गया? अगर आपने इस डे नाइट स्टडी चैनल से पढ़ाई की थी तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया होगा। अब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद अब आप सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब सेकेंड सेमेस्टर में आने पर आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि उस चीज के सिलेबस को जानना, ठीक है, कि क्या आपका सिलेबस है, हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने नंबर्स के आपके क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो भी बच्चे बीएससी सेकंड सेम में हैं, जिनका सिलेबस जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो भी फिजिक्स का सिलेबस है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे बीएससी सेकंड सेम फिजिक्स के सिलेबस में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बता दूं, यहां पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो भी बच्चे आपके सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें दो पार्ट्स हैं। हालांकि ऐसा सभी आपके पेपर्स में है, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे फिजिक्स हो, कोई भी आपका सिलेबस है उसमें दो दो पार्ट करके दिए गए हैं। तो एक आपका पार्ट ए है, एक पार्ट आपका ए है और एक पार्ट आपका बी है, ठीक है। दो पार्ट में आपके क्वेश्चन आपके दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट से मिला के आपके क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, जो कि नॉर्मली अगर रिटन एग्जाम हो रहा है तो आपका क्या होगा, 75 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप लोग दो पार्ट्स को, ऐसा नहीं कि एक पार्ट्स को पढ़े एक पार्ट्स को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको दोनों पार्ट को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि दोनों पार्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हालांकि कई यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आपका एमसीक्यू एग्जाम भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लास के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स के पहले क्या क्या सिलेबस हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पार्ट ए का क्या नाम है? पार्ट ए को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो हम लोग को पार्ट ए में क्या क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है और हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है, गैसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट आपका है, यहां पे देखिए यूनिट फर्स्ट आपका क्या क्या सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट का जो नाम है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्या नाम है? जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए पहले है आपका स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मतलब इसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक चीजें हैं, जैसे आपका सिस्टम क्या होता है, आपके सराउंडिंग क्या होते हैं, एंट्रोपी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, और स्टेट फंक्शन में जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो क्या कहता है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एंड टेम्परेचर और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि जो भी पार्ट ए का सेक्शन है, पार्ट ए आपके राय सर पढ़ाने वाले हैं और जो पार्ट बी है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो पार्ट बी के बारे में बात करेंगे, पार्ट ए आपके राय सर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे है, देखिए फर्स्ट लॉ है, यहाँ पे जीरोथ लॉ एंड टेम्परेचर के बारे में और फर्स्ट लॉ दोनों लॉ है। और इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको जैसा मैंने बताया ना, हीट वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस क्या होता,
जो वर्क डन होता है अलग अलग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, उसके बाद आपको एंथैल्पी के बारे में एंथैल्पी के बारे में बताया जाएगा, एंथैल्पी के रिलेशंस के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए ये रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी है। यहाँ पे सीपी एंड सीवी, ठीक है, यहाँ पे सीपी एंड सीवी है, तो यहाँ पे इनके बीच में सीपी प्लस सीवी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर वाला जो रिलेशन होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कार्नोट इंजन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कार्नोट इंजन के आइसोथर्मल आपका जो एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। इसके बारे में आपको कार्नोट इंजन के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। इफिशियंसी, इसकी कार्नोट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, कार्नोट थ्योरम्स क्या कहता है, इफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन्स एंड O2 एंड डीजल। तो ये सारे जो इंजन्स होते हैं इनके वर्किंग के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट का नाम क्या है, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड एंड थर्ड, बेसिकली इस यूनिट में हम लोग मेनली सेकेंड और थर्ड लॉ को पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के डिटेल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस यूनिट में क्या क्या चीजें पढ़नी है। डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, जो सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है, उसके डिफरेंट स्टेटमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। क्लैसियस इनइक्वालिटी के बारे में बताया जाएगा, एंट्रोपी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताएगा, एंट्रोपी के जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको आपको बताया जाएगा डिटेल में। एंट्रोपी चेंजेस इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, जो अलग अलग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होते हैं उसके अंदर एंट्रोपी कैसे चेंज होती है इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यहाँ पे देखिए बताया जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल के बारे में बताया जाएगा, मैक्सवेल का क्या रिलेशन होता है, कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट में से ये दोनों आपके ये टॉपिक हैं, जो दोनों यूनिट्स के आपके कौन कौन से टॉपिक रहने वाले आपके सिलेबस में यहां पे हमने बता दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड यूनिट में आते हैं। थर्ड यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। यूनिट 3 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक मॉडल, यहां पे काइनेटिक मॉडल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। डिडक्शन ऑफ गैस लॉज क्या होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसके साथ जो आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, और मोनो डाई एंड पॉली एटॉमिक, आपको इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 3 जिसके अंदर आपको इतने टॉपिक्स को पढ़ने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 आपका है थियरी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की थ्योरी आपको यहां से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जो आपका स्टार्टिंग होता है क्वांटम मैकेनिक्स का वो आपके रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, डुअलिटी नेचर जो हम लोग 12th में पढ़े हैं, डी ब्रोगली का वेव इक्वेशन जो हमने पढ़ा है उसी से तो क्वांटम की स्टार्ट होती है, क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट होती है, जो कि हमारे 4th सेमेस्टर में आएगा, ठीक है। तो थियरी ऑफ रेडिएशन में हमको पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी,
प्रेशर ऑफ रेडिएशन, जो प्रेशर होता है रेडिएशन का, डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स लॉ का डेरिवेशन पढ़ना है, डिडक्शन ऑफ वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रेले जीन्स लॉ एंड स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ। ठीक है, तो मतलब हमको वीन्स लॉ को डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को प्लैंक्स लॉ के द्वारा भी पढ़ना है और वीन्स लॉ को अलग से भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके चारों यूनिट, जो आपका पार्ट ए है, यहां पे एंड होता है। पार्ट ए के अंदर ये 4 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट्स के अंदर ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से पूरा डिटेल में सिलेबस को देखिएगा, क्योंकि पहला स्टेप ही आपका होता है जब भी आप किसी नए क्लास में जाते हैं या आप किसी भी चीज की तैयारी करने जाते हैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, उस चीज का हमको सिलेबस चाहिए कि हाँ भाई हमको इतने सिलेबस को पढ़ना है और इतने में से हमको क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी एग्जामिनेशन को आप क्रैक करने की या तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं या आप किसी भी नए क्लास में जा रहे हैं, तो पहले उसके सिलेबस को अच्छे से देखिए, उसको समझिए क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी है सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो कि मेरा वाला पार्ट है। ये पार्ट मैं कवर करवाऊंगा, इसको अच्छे से मैं आपको जो भी है एकदम बेसिक से इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो भी अभी टॉपिक मैं बताऊंगा क्या क्या है। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं अच्छे से आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में। यूनिट 5 है डीसी एंड एसी सर्किट्स के बारे में। हमको यूनिट 1 का नाम क्या है, डीसी एंड एसी सर्किट्स। तो डीसी और एसी सर्किट के बारे में हम लोग को जानना है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग को देखना है कि ग्रोथ एंड डीके ऑफ करेंट्स, जो करेंट्स होते हैं उनका ग्रोथ कैसे होता है। आरएल सर्किट में, आरएल सर्किट मतलब रेसिस्टेंट एंड इंडक्टर सर्किट में आपका ग्रोथ और डीके कैसे होता है करंट्स का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी, एलसी एंड आरएलसी सर्किट, मतलब अगर हमारे पास रेसिस्टेंस कैपेसिटर है तो उसके अंदर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का कैसे होता है। अगर हमारे पास इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट है तो हमारे उसमें चार्जिंग और कैपेसिटर का चार्जिंग कैसे होगा, डिस्चार्जिंग कैसे होगा, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इतने से पार्ट में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आता है आपका नेटवर्क एनालिसिस। अब आपके सर्किट के बारे में कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे आपका सुपरपोजिशन थ्योरम है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम है, नॉर्टन्स थ्योरम है और उसके बाद है एसी ब्रिज। अब यहाँ पे ये सारे थ्योरम्स है। अब इसमें से थ्योरम्स आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। जब क्लास लूंगा तो आपको एक एक चीजें बताते हुए, अगर इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब एसी ब्रिजेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन से एसी ब्रिज, ऐसे एसी ब्रिज जिससे हम लोग इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो जो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस है उसको हम लोग किन किन ब्रिज से कर सकते हैं, मैक्सवेल्स ब्रिज, ओवेन्स ब्रिज, एडल्सन ब्रिज, ये सारे ब्रिजेस हैं। एंड अगर हमको अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करना है तो हमारे पास कौन कौन से ब्रिज हैं, सीयरिंग ब्रिज, वीन्स ब्रिज, डी साउटी ब्रिजेस। ठीक है, तो ये सारे है आपका यूनिट 1 का पार्ट। ठीक है, आते हैं यूनिट 6 में। ठीक है, यूनिट 5 है, यूनिट 6, या आप अगर पार्ट बी में ले रहे हैं तो पार्ट बी का यूनिट 1 है, पार्ट बी का यूनिट 2। अब यूनिट 2 का नाम है सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स। ठीक है, पूरा सेमीकंडक्टर हमने जितना भी 12th में पढ़ा है सेमीकंडक्टर, वहां से स्टार्ट करके फिर हम लोग बीएससी लेवल तक पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए क्लासेस में पहले यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स होते हैं, पी एंड एन टाइप्स, और भी होते हैं। पहले सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर
इंसुलेटर, इन तीनों में क्या अंतर है और सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीजों को देखेंगे। क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ फर्मी लेवल, फर्मी लेवल क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डेप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड। अब यहां पे डेप्लेशन लेयर क्या होता है, डेप्लेशन लेयर कैसे फॉर्म होता है एक पीएन जंक्शन में, फील्ड एंड पोटेंशियल एट द डेप्लेशन लेयर, और जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, पोटेंशियल कैसे बनता है डेप्लेशन लेयर पे, उसको हम लोग देखेंगे। क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ करंट फ्लो मैकेनिज्म इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस डायोड क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। डायोड फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है, डायोड कैसे बनाए जाते हैं, डायोड का फैब्रिकेशन कैसे होता है उसको देखेंगे। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड कैसा दिखता है, मैं क्लासेस में हो सकेगा तो मैं डायोड्स को आपको दिखाऊंगा लाइव, जो डायोड्स मार्केट में आपके मिलते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये पीएन जंक्शन डायोड है, कैसे आप जानेंगे, और फोटो डायोड है कैसे आप जानेंगे, ये कई टाइप्स के डायोड्स होते हैं, उनको मैं आपको क्लासेस में दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए इट्स, अब यहां पे हम लोग कहां पे थे, पीएन जंक्शन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। स्टैटिक एंड डायनेमिक रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है, जेनर डायोड के बारे में देखेंगे। टनल डायोड के बारे में देखेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड जो कि एलईडी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जो हम अपने नॉर्मल लाइट में देखते हैं, एलईडी लाइट्स देखते हैं, उसके अंदर जो डायोड होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पॉइंट कंटैक्ट डायोड के बारे में जानेंगे, फोटो डायोड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सारे डायोड्स होते हैं जिनको मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इनके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है, अब आता है आपका रेक्टिफायर्स, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स होते हैं। ये रेक्टिफायर्स क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या होता है किसी रेक्टिफायर के अंदर, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं, बेसिक आइडिया अबाउट फिल्टर सर्किट एंड वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई, इन इन टॉपिक्स के बारे में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो यूनिट 6 में हमको इतने टॉपिक्स को पढ़ने हैं जो कि है सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, जो कि है ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, यूनिट नंबर 7 क्या है, ट्रांजिस्टर। इसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रांजिस्टर्स के बारे में, मतलब आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर आप पिछला यूनिट आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये यूनिट आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आपके पिछले यूनिट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही सारे कॉन्सेप्ट यूज करके पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला होता है बाइपोलर जंक्शन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इसमें 3 पिन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्टिव कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो इनके कुछ एक्टिव रीजन्स होते हैं, इनका कुछ सैचुरेशन रीजन होता है, इनका कुछ कट ऑफ रीजन होता है, जिसके बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। तो वो उन रीजन्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, करंट, वोल्टेज, पावर गेन्स, ट्रांजिस्टर करंट, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, करंट, वोल्टेज, पावर गेन कैसे होता है, ट्रांजिस्टर करंट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। आइडिया ऑफ बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बेस स्प्रेडिंग रेसिस्टेंस, बेस स्प्रेडिंग रेसिस्टेंस, ट्रांजिशन टाइम एंड डीसी लोड लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीसी लोड लाइन एनालिसिस एंड क्यू पॉइंट स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज डिवाइडर बायस क्या होता है, सर्किट फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस नॉट इंक्लूडेड, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को नहीं पढ़ना है, हमको केवल आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के क्वालिटेटिव डिस्कशन को करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया यूनिट नंबर 7। बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की,
जो कि है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में हमको क्या पढ़ना है? पहला है मल्टीमीटर, दूसरा है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, सीआरओ और मल्टीमीटर ये दोनों हमारे लैब में यूज होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो इनके बारे में, इनका वर्किंग क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किन किन चीजों को कैलकुलेट कर पाते हैं, ये सारी चीजें इस यूनिट के बारे में इस यूनिट में हमको पढ़ना है। इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी वोल्टेज, एसी करंट को कैसे मेजर करता है, रेसिस्टेंस कैसे मेजर करता है, स्पेसिफिकेशन एंड मल्टीमीटर दियर सिग्निफिकेंस, इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं सीआरओ। इसमें पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक सीआरओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरटी, सीआरटी का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। सीआरटी आपका क्या होता है, पहले आपके बड़े बड़े टीवीज आते थे, तो उनमें आपका ये कैथोड रे सीआरटी आपका यूज होता था। ठीक है, तो वो उसके बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। यहां पे एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को नहीं देखना है। फ्रंट पैनल कंट्रोल क्या होता है, स्पेशल फीचर्स ऑफ डुअल ट्रेस सीआरओ, एक डुअल ट्रेस सीआरओ भी होता है, उसके स्पेशल फीचर क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ सीआरओ, इसका सीआरओ का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, एंड दियर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ टू स्टडी द वेव फॉर्म एंड मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करिए, जो भी टॉपिक रहेंगे उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताए जाएंगे और आपको सारा टर्म क्लियर होगा। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है, तो यही था आपका ये सिलेबस, और इस सिलेबस को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। पार्ट ए आपके राय सर पढ़ाने वाले हैं, पार्ट बी मैं पढ़ाऊंगा जो कि आपके ऐसे आपके सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में है। ठीक है, तो यही था आपका पूरा सिलेबस, जिसमें हमने अच्छे से सिलेबस को देख लिया। ठीक है, अब आप जिस भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके थ्रू जो सिलेबस था वो मैंने आपको बता दिया। वो हमारे, जैसे मैं कुछ कॉलेजों के नाम बता दूं, एमजीक्यूपी में यही सिलेबस चलता है, डीडीयू में यही डीडीयू का अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका एमजीक्यूपी में यही सिलेबस चलता है। आपके यूपी कॉलेज, इधर के जितने वाराणसी के कॉलेजेस हैं उनके अंदर यही सिलेबस आपका चलता है। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंट कॉलेज से हैं तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, वहां से सिलेबस को मैच करिए। अगर आपके सिलेबस मैच होते हैं तो जरूर आप इस हमारे जो भी लेक्चर्स आएंगे उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। और लास्ट में मैं बता दूं, जो भी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो भी बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमारे नवोद्भव बैच, हमने नवोद्भव बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस। जैसे मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया उसी प्रकार से आपको क्लासेस मिलेंगे। ऐप के अंदर लाइव डाउट क्लास होगा। अगर आपके कई बच्चों के एक डाउट होते हैं तो उनको लाइव क्लासेस में सॉल्व करवाया जाएगा। क्लास प्लस हैंड रिटन, जो मैं यहाँ क्लासेस में लिखूंगा उसका नोट्स मिलेगा। आपको पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, आपको एक एक यूनिट का अलग अलग पीवाईक्यू करवाया जाएगा, और ये सारी चीजें आपको केवल 1499 में वन टाइम पेमेंट करना है। वन टाइम इनरोलमेंट आपको करना है 1499 में। फिर उसके बाद आपको ये सारे फीचर्स, आपको जो भी आपके 3 कॉम्बिनेशन, जैसे मैं बीएससी मैथ की बात करूं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको तीनों सब्जेक्ट मात्र 1499 में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले आपको डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने रहना है प्ले स्टोर से, और कोई भी डाउट, अगर एनरोलमेंट करने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था वीडियो में, और अच्छे से आप लोग अब तैयार हो जाइए। सेकंड सेमेस्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी जल्दी जुड़िए, और हम लोग और क्लासेस को जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यही था बच्चों इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।